बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज कल जो है मोमिनीन हजाज के लिए जो है एनटीएस के थ्रू एप्लीकेशंस आई हुई थी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस पर्पस में जो है अपना एक छोटी सी जो है कोशिश जो है आप लोगों के लिए कर दूँ, क्योंकि ये एक सदका जारिया भी है। उसके अलावा जो है लोगों को हेल्प आउट भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल था इस बार का। लास्ट टाइम जब मैंने दिया था उस टाइम में और उसके मटेरियल में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन थी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो मैं सिलेबस है एनटीएस वालों ने दिया हुआ है मावनीन हुजाज नाज़िम्स के लिए, और फिर देख लेते हैं कि जो मैं इसमें आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ लेकर आ रहा हूँ वो टॉपिक वाइज़ हर सेगमेंट की मैं कोशिश करूँगा। तो ये थे इसमें तकरीबन ये 22 सेगमेंट्स थे, और इसमें जो आज के लिए जो मैं सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो हमारे पास सबसे पहले है हज पॉलिसी 2025। तो अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये आपको एक पूरे का पूरा एक डॉक्यूमेंट खोल के दे देगा। तो ये मैंने पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट रीड किया आप लोगों के लिए, और उसके बाद मैंने इसमें एमसीक्यूज़ बनाए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि किस तरीके के एमसीक्यूज़ जो हैं आ सकते हैं। तो बगैर किसी टाइम ज़ाया किए हम लोग अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चले जाते हैं। तो इस वाले पार्ट में बच्चों मैं 50 एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा, इससे आगे वाले में 50, क्योंकि ये रात को मैं इस पे बना रहा था तो तकरीबन 200 प्लस एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से मैंने निकाल लिए थे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा एमसीक्यूज़ है, पहला एमसीक्यूज़ है, हू इज़ द चेयरमैन ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन फॉर्मुलेशन कमिटी फॉर 2025। तो चेयरमैन कौन है हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए? तो उसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है चेयरमैन जो है हज पॉलिसी फॉर्मेशन का, वो कौन है? वो है हमारे पास सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी। तो ये हमारे पास एक एमसीक्यूज आ सकता है। इसी तरीके से दूसरा एमसीक्यूज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी 2025। यानी कि हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी के 2025 में कौन सा इनमें से रिप्रेजेंटेटिव जो है मेंबर नहीं है? तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो बच्चों, जो ऊपर तीनों हैं ये मेन स्टेक होल्डर हैं। इनमें जो नोट मेंबर है वो हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये इसका जो था करेक्ट आंसर था। अब हम अपने तीसरे एमसीक्यूज की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमेटी फॉर 2025। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की वो कौन सी जजमेंट थी जिसके मुताबिक जो हज पॉलिसी जो है 2025 का जो है वजूद जो है क़याम जो है वो वजूद में आया। तो इसमें हमारे पास ये 4 ऑप्शन थे। सीए नंबर 900 एल, 901 एल, 902 एल ऑफ 2013। इसी तरीके से आपके पास 2012 का है, फिर आपके पास 2014 का है और 2013 का है। तो बच्चों इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है सीए नंबर 900 एल, 901 एल, 902 एल ऑफ 2013। तो ये आपने जो है इसको याद रखना है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि फोर्थ एमसीक्यूज है, विच ईयर हज पॉलिसी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड बाय द कमिटी मेंशन इन द डॉक्यूमेंट। तो ये इस साल का है, 2025 का है, 1446 हिजरी का है। तो ये वाला डॉक्यूमेंट जो है इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन कमिटमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन विच केस रिलेटेड। तो ये 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट हुआ था हज पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, उसका केस नंबर क्या था? तो वो हमारे पास ये 4 ऑप्शन थे। इसमें जो है सीपी नंबर हमारे पास जो है सॉरी ये वाला है सीपी नंबर 1270 ऑफ 2014। ये इसका ऑप्शन था। इसके बाद सिक्स्थ है, ये तो हम सब इससे फेमिलियर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5 पिलर ऑफ इस्लाम एंड मैंडेटरी फॉर ऑल अडल्ट मुस्लिम वंस इन अ लाइफ टाइम। वो हमारे पास कौन सा होता है? वो हमारे पास आ जाता है हज आ जाता है। इसके बाद 7 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल ऑफ बिजनेस 1973 टू मेक अरेंजमेंट फॉर हज। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसको मैंडेट दिया हुआ है 1973 रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक कि वो हज की अरेंजमेंट करे? तो इसमें हमारे पास है ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी जो है उसका मैंडेट है हज की अरेंजमेंट्स को करना। अब हम आ जाते हैं 8 एमसीक्यूज पे कि व्हाट इज द मेन चैलेंज फेस्ड बाय हुजाज डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के होने के बावजूद जो है हुजाज का जो मेन चैलेंज होता है वो क्या होता है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर इंटरफेथ को। उसमें लिमिटेड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ओवर 2 मिलियन हुजाज विजिटिंग मक्का एंड मदीना, लैंग्वेज बैरियर या लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। तो 2 मिलियन हुजाज का जो है ये चैलेंज होता है हज के लिए अरेंजमेंट के लिए। तो ये इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है व्हाट इज द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी रिगार्डिंग हज। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हज की जो है मिशन स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन टू मैनेज द लॉजिस्टिक फॉर हुजाज, to provide financial assistance to intending Hujjaj, to serve and facilitate intending Hujjaj with commitment and dedication, या to supervise all religious events in Saudi Arabia। तो इसका जो मिशन स्टेटमेंट है वो सी ऑप्शन था कि टू सर्व एंड फैसिलिटेट, मतलब सर्व करना और उनको हेल्प करना कि जो हुजाज जो है इस कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हज करने का इरादा रखते हैं। 10 एमसीक्यूज है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द हज पॉलिसी फॉर 2025। तो हज पॉलिसी 2025 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या था, टू इंक्रीज द कोटा ऑफ हज फॉर पाकिस्तान, to develop plans for efficient arrangement of Hajj in Pakistan and Saudi Arabia, to build new mosque in Saudi Arabia, to provide financial assistance to all Hujjaj। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव वो क्या था कि टू बी ऑप्शन है टू डेवलप प्लान्स फॉर एफिशिएंसी अरेंजमेंट्स ऑफ हज इन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज एंड लॉजिस्टिक आर इंक्लूडेड इन द हज अरेंजमेंट। तो कौन सी सर्विसेज जो है लॉजिस्टिक की वो इंक्लूड होती है हज अरेंजमेंट में। तो हम देख लेते हैं शॉपिंग एंड लेजर एक्टिविटीज, ट्रैवलिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर, रिलीजियस एजुकेशन एंड कोर्सेज, फ्री अकोमोडेशन एंड फूड एट ऑल टाइम। तो इसमें बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ट्रैवलिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर। तो ये जो है इसका जो है सर्विसेज होती हैं हज अरेंजमेंट में जो शामिल होती हैं। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हुजाज एलोकेटेड टू पाकिस्तान फॉर द ईयर 2025 बाय सऊदी अरेबिया। 1,50,000, 2 लाख, 1,79,210, 2,50,000। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 1,79,210। इसके बाद बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है 13 अकॉर्डिंग टू द डिसीजन टेकन एट द फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इन 1987 हाउ इज द हज कोटा एलोकेटेड। बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो 1987 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो एक फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिसाइड किया गया था कि हज का कोटा किस तरीके से होगा। वो क्या है, वन हाजी पर 1000 मुस्लिम्स, वन हाजी पर 500 मुस्लिम्स, वन हाजी पर 10,000 मुस्लिम या वन हाजी पर 100 मुस्लिम। तो बच्चों इसमें क्या होता है 1000 मुस्लिम के लिए एक हाजी का कोटा जो था वो इन्होंने डिसाइड किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं 14 एमसीक्यूज पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड फॉर मुस्लिम टू बी ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म हज। यानी कि हज करने के लिए जो है कौन सी कंडीशन जो है मुसलमान के लिए ज़रूरी होती है। तो बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया, हैविंग रिक्विजिट फिजिकली एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी, बीइंग मैरिड या बीइंग अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, हैविंग रिक्विजिट फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी। तो ये होगी तो मुसलमान जो है अपना हज जो है अदा कर सकेगा, उस पर जो है फरीजा अदा कर सकेगा। इसी तरीके से एमसीक्यूज नंबर 15 है विच मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हज अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रूल ऑफ बिजनेस 1973। तो कौन सी मिनिस्ट्री है, ये ऑलरेडी भी हमने डिस्कस किया होता है, वो हमारे पास होती है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी। अब हम आ जाते हैं 16 एमसीक्यूज पे विच इज व्हाट इज वन ऑफ द चैलेंजेस फेस्ड बाय हुजाज डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो वो कौन सा चैलेंज होता है, शॉर्टेज ऑफ रिलीजियस स्कॉलर्स, लिमिटेड अकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट एट मशर, लैक ऑफ प्रेयर फैसिलिटीज या इनसफिशिएंट फूड सप्लाई। तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होता है कि लिमिटेड अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है ये एक चैलेंज होता है हुजाज के लिए। 17 हमारे पास आ गया। तो 17 एमसीक्यूज हमारे पास आ गया कि व्हाट इज द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू मेकिंग द हज जर्नी कंफर्टेबल फॉर हुजाज। यानी कि हुकूमत की क्या कोशिश होती है कि वो हुजाज के लिए जो है हज की जो सफ़र है वो आसान कर सके।
तो उसके लिए क्या होता है, बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सब्सिडीज फॉर ऑल हुजाज through a transparent, competitive and accountable process by reducing the number of hujjaj annually या by limiting the duration of the pilgrimage। तो इसमें क्या होगा, थ्रू अ ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव एंड अकाउंटेबल प्रोसेस जो होता है वो उनका एक अप्रोच होती है कि हुजाज के लिए उन्होंने अडॉप्ट की होती है। 18 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द हार्डशिप फेस बाय द हज हुजाज ड्यूरिंग देयर जर्नी, यानी कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जो हुजाज के लिए जो है मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास नंबर 1 है लिमिटेड प्रेयर टाइम्स, हॉट वेदर कंडीशन, लैक ऑफ रिलीजियस एजुकेशन प्रोग्राम, ये हाई ट्रैवल कॉस्ट। तो आपको पता है सऊदी अरेबिया जो है एक डेजर्ट कंट्री है, तो वहाँ पे जो एक हॉट वेदर कंडीशन जो है, गर्म जो है वो गर्मी जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। अब हम आ जाते हैं अपने 19 एमसीक्यूज पे। तो ये हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मिनिस्ट्री गोल फॉर हज अरेंजमेंट, यानी कि जो मिनिस्ट्री का सबसे बेहतरीन गोल जो होता है वो कौन सा ऑप्शन डिस्क्राइब कर रहा है। to provide financial aid for the Hajj journey, to ensure that Hajj is a spiritually enriching but physically challenging experience, to facilitate a comfortable and accountable Hajj journey for the guest of Allah, to manage the logistic of Hajj without regard to transparent। तो इसमें क्या होता है कि फैसिलिटेट करना, कंफर्टेबल मतलब सुकून प्रोवाइड करना कि आप अल्लाह के जो है मेहमान बनने जा रहे हैं ताकि आपकी जो हज की जर्नी है वो आसान हो सके। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अब हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 20 पे, ये बहुत ही आसान है। इन टर्म्स ऑफ द हज पिलग्रिमेज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट मेंशन एज अ की लोकेशन फॉर हुजाज इन द टेक्स्ट। तो इसमें से जो है जद्दा जो है वो ऑप्शन नहीं है, बाकी जो है सारे जो है वो हज के लिए मैंडेटरी होती हैं कि उन्होंने हाजियों ने उन जगहों पे जाना होता है। 21 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हज अरेंजमेंट दैट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एम्स टू इम्प्रूव। तो इसमें कौन सा होता है, ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, अकोमोडेशन फैसिलिटी, हेल्थ केयर सर्विसेज या एजुकेशन प्रोग्राम फॉर हुजाज। तो इसमें जो है एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होता, बाकी ऊपर वाले तीन इंक्लूडेड होते हैं। अब हम आ जाते हैं 2022 पे 22 पे। तो हमारे पास ये एमसीक्यूज है, विच एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी साइन फॉर हज 2025 बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबियन अथॉरिटी। वो कौन सा एग्रीमेंट था, वो हज अफेयर्स अरेंजमेंट एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन हेल्थ सर्विसेज फॉर हुजाज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एग्रीमेंट, रिलीजियस एजुकेशन एग्रीमेंट। तो इसमें जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है हज अफेयर अरेंजमेंट एग्रीमेंट जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के दरमियान में 2025 में साइन होना है। अब 23 आ गया, हु विल साइन द हज अफेयर्स अरेंजमेंट एग्रीमेंट फॉर द हज सीजन 1446 हिजरी। तो कौन साइन करेगा, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस पाकिस्तान एंड द मिनिस्ट्री ऑफ हज सऊदी अरेबिया या द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द जनरल ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट सऊदी अरेबिया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो था कि जो रिप्रेजेंटेटिव है मोरा के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तो ये जो है स्टेक होल्डर जो है हज एग्रीमेंट जो है उसके लिए जो है इन्वॉल्व होते हैं। 24, which agency is involved in the agreement between मकतबुल वकाला और मवाद जद्दा एंड ओपैप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें कौन सी एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हारमनी, मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा या मकतबुल वकाला यूनाइटेड एजेंट्स ऑफिस या नेशनल अडीला एस्टेब्लिशमेंट। तो इसमें जो है ये वाला सी ऑप्शन है आपके पास, मकतबुल वकाल मवाहिद यूनाइटेड एजेंट ऑफिस जो है ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम 25 पे आ जाते हैं, विच एग्रीमेंट इन्वॉल्व अ जनरल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन नकाबा सियारत, मतलब नकाबा सियारत का मतलब क्या होता है, जनरल ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट एंड ओपैप। वो क्या होता है आपके पास, यहाँ से आपको पता ही चल रहा है कि वो ट्रांसपोर्ट का है, तो ये हो जाएगा कि जनरल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इनके दरमियान में इन्वॉल्व होता है। अच्छा, 26 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंपनी विल प्रोवाइड एडिशनल सर्विसेज फॉर हुजाज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट फॉर हज 2025, यानी कि कौन सी कंपनी होगी जो एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। तो वो हमारे पास आ जाता है इसमें मुतवाफिक हुजाज कंपनी। तो ये वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आ जाते हैं 27 पे, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल अडीला एस्टेब्लिशमेंट मदीना मुनव्वरा इन द एग्रीमेंट फॉर हज 2025। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं,
हैंडलिंग अकोमोडेशन अरेंजमेंट को करते हैं, ये मैनेजिंग अरेंजमेंट को करते हैं, या प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज करते हैं। तो ये जो है हमारे पास नेशनल अडेला एस्टेब्लिशमेंट जो है ये क्या काम करता है, ये मैनेजिंग करता है अरेंजमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट फॉर हुजाज के लिए। 28 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज फॉर हुजाज ड्यूरिंग हज 2020, यानी कि जो सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, वो एग्रीमेंट ऑन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एग्रीमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ एडिशनल सर्विसेज, हज फेयर एग्रीमेंट, या एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो इसमें जो होगा एग्रीमेंट ऑन प्रोविजनल प्रोविजन ऑफ एडिशनल सर्विसेज जो है वो उसमें रिलेटेड होता है। फिर हम 29 पे आ जाते हैं। विच एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन मुतवफ़ी हुजाज कंपनी मक्का मुकर्रमा एंड नुपैब। तो ये हमारे पास कौन सा होता है, ये होता है एग्रीमेंट ऑन प्रोविजन ऑफ एडिशनल सर्विसेज, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ इज पाकिस्तान टोटल हज कोटा फॉर 2025 डिवाइडेड बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। तो इसमें एक बात याद रखिएगा, जो हज का कोटा होता है उसमें दो मेन स्टेक होल्डर होते हैं, एक गवर्नमेंट और प्राइवेट होता है। तो 2025 में जो ये रेशियो थी ये क्या थी, 50-50 जो है डिसाइड हुई है। अब ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हाउ मेनी सीट्स विल बी एलोकेटेड फॉर द गवर्नमेंट हज स्कीम इन 2025? 18,605, 50,000, 30,000, ये 18,9,605 ईच फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो गवर्नमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए यही डिसाइड हुआ है कि 89,605 सीट्स जो है वो एलोकेट होंगी। अब हम आ जाते हैं 32 पे। व्हाट आर द टू स्कीम्स इंट्रोड्यूस फॉर हाई 2025? तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि एक गवर्नमेंट की होती है और एक प्राइवेट स्कीम होती है। 33 पे, व्हाट इज द स्पॉन्सरशिप स्कीम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई 2025? तो ये स्पॉन्सरशिप स्कीम ये 2025 में क्या होती है, तो ये अ स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू हुजाज, a quota reserved for government staff, a scheme where intended pilgrims are exempted from balloting and allocated allotted seats on first come first serve, या a free hajj scheme for underprivileged minorities। इसमें जो है स्पॉन्सरशिप स्कीम क्या होती है, कि ऐसी स्कीम होती है कि जो इंटेंडेड पिलग्रिम्स होते हैं उनको बैलेटिंग से एग्जाम कर दिया जाता है और सीट्स को अलॉट किया जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें सी वाला है। अब हम आ जाते हैं 34 पे। तो हाउ मेनी सीट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम विल बी रिजर्व फॉर द स्पॉन्सरशिप स्कीम? जैसे कि मैं प्रीवियस डिस्कस कर रहा था, तो इसमें कितनी सीट्स होती हैं, वो हमारे पास होती हैं 5,000 सीट्स जो है गवर्नमेंट जो है वो स्पॉन्सरशिप स्कीम के लिए जो है अलॉट करता है। 35 पे आ जाते हैं। व्हाट हैपन इफ द रिजर्व कोटा फॉर द स्पॉन्सरशिप स्कीम इज नॉट कंज्यूम? यानी कि अगर हमारे पास जो स्पॉन्सर स्कीम का जो कोटा है वो कंप्लीट नहीं होता या कंज्यूम नहीं होता, फिर क्या होगा? It will be given to the private Hajj scheme. It will be converted into regular quota with the ministerial approval, या it will be cancelled, या it will be transferred to the next year। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो है रेगुलर कोटे में कन्वर्ट हो जाता है मिनिस्ट्रियल की अप्रूवल के साथ। 36 नंबर एमसीक्यूज है। हाउ विल द फॉरेन एक्सचेंज सिक्योर्ड थ्रू द स्पॉन्सरशिप स्कीम बी यूज? तो जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनको हम किस तरीके से सिक्योर करते हैं, जो हम स्पॉन्सरशिप स्कीम के थ्रू हम लेते हैं for Hajj related expenses in Pakistan, to pay for the Hajj related dues to the Kingdom of Saudi Arabia, या to pay for the pilgrim accommodation in Pakistan, या to cover the cost of। तो ये क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज की किस में यूज होते हैं, ये बी में, कि जो आपकी जो हज रिलेटेड ड्यूज होते हैं वो आप सऊदी अरेबिया को पे करते हैं। 37 पे आ जाते हैं। हु इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बैलेटिंग अंडर द स्पॉन्सरशिप स्कीम? तो कौन से होंगे? इंटेंडेड पिलग्रम अंडर द गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप कोटा। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ और इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 38 पे आ जाते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द एप्लीकेंट अंडर द स्पॉन्सरशिप स्कीम इन टर्म ऑफ पेमेंट? तो क्या रिक्वायर्ड होता है एप्लीकेंट की तरफ से? दे मस्ट पे देयर ड्यूज इन लोकल करेंसी, they must deposit their hajj dues or in foreign exchange remitted from abroad through a banking channel, या they must receive government sponsorship, या they must pay their dues on arrival। तो उसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, वो बी ऑप्शन था हमारे पास, यानी फॉरेन एक्सचेंज की वो एक मीडियम के थ्रू जो है वो सबमिट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट इन हाई 2025 में? तो मिनिमम एज जो है वो 12 साल है। ऑप्शन नंबर 40 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द वैलिडिटी रिक्वायरमेंट फॉर द पासपोर्ट ऑफ एप्लीकेंट? यानी कि जो पासपोर्ट होगा ना एप्लीकेंट का, उसकी वैलिडिटी क्या है, मतलब कितने अरसे तक का वो होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट शुड बी वैलिड टिल 31 दिसंबर 2025, पासपोर्ट शुड बी वैलिड टिल 31 दिसंबर 2024, पासपोर्ट शुड बी वैलिड 16 दिसंबर 2025, पासपोर्ट शुड बी वैलिड 31
दिसंबर 2023। तो जो हज के लिए जो है वैलिडेशन है पासपोर्ट की, वो 16 दिसंबर 2025 है। इसके बाद आ जाते हैं 41 पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एफिडेविट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन हज 2025 अंडर द न्यू कंडीशन फॉर वुमेन। यानी कि वुमेन के लिए जो है क्या एफिडेविट होगा पार्टिसिपेशन के लिए हज स्कीम 2025 में, तो क्या होगा? ऑल फीमेल एप्लीकेंट्स, वुमेन ट्रैवलिंग अलोन, वुमेन ट्रैवलिंग विद अ महरम, वुमेन ट्रैवलिंग विदाउट अ महरम। यानी कि वही वुमेन जो है एफिडेविट देगी जो विदाउट महरम जो है ट्रैवल करना चाहेगी। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी है। इसके बाद आ जाएगा 42 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन फॉर वुमेन ट्रैवलिंग विदाउट अ महरम फॉर। यानी कि 2025 में औरतों के लिए महरम के बगैर सफ़र करने के लिए कौन सी शर्त जो है वो रखी गई है? तो ये देख लेते हैं। दे मस्ट बी accompanied by a male relative, they must be in a group of reliable females, they must be over 40-year-old, या they must receive a special permit from the Saudi government। तो ये क्या होगा कि दे मस्ट बी इन अ ग्रुप ऑफ रिलायबल फीमेल, मतलब कि अपने सर्कल में जो है जान पहचान वाली औरतों का जो है उनका एक ग्रुप होना चाहिए, ये एक शर्त है। 43 पे आ जाते हैं। व्हाट स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाई टू डिसेबल एप्लीकेंट इंटेंडिंग टू परफॉर्म हज 2025। यानी कि जो माजूर लोग हैं उसके लिए, उनके लिए स्पेशल क्या रिक्वायरमेंट है हज 2022 में? तो वो क्या होती है? दे मस्ट ट्रैवल विद अ मेल रिलेटिव, दे आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म हज, दे मस्ट बी accompanied बाय एन अटेंडेंट, दे मस्ट सबमिट। तो इसलिए क्या होगा कि जो डिसेबल एप्लीकेंट होगा उसके उसको अपने साथ अटेंडेंट को लेके जाना जो है वो ज़रूरी है। 44 पे आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेंट इज नॉट एलिजिबल टू प्रोसीड फॉर हज 2025। यानी कि वो कौन से एप्लीकेंट हैं जो हज 2025 के लिए जो है एलिजिबल ही नहीं है, अहल ही नहीं है अप्लाई करने के। तो ऑप्शन नंबर 1, एप्लीकेंट हु हैव अ वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट, ये तो एलिजिबल है। एप्लीकेंट हु आर बार फ्रॉम ट्रैवलिंग अब्रॉड बाय एनी कोर्ट, यानी कि ऐसे लोग जिनको जो है अदालत ने मना किए कर दिया है कि वो बाहर के मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। या एप्लीकेंट विद डिसेबिलिटी, अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, डिसेबिलिटी वाले कर सकते हैं। एप्लीकेंट हु आर बिलो द एज ऑफ 12, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऐसे लोग जिनको अदालत ने किसी वजह से जो है बाहर के सफ़र से मना किया हुआ है। 45 आ जाते हैं। व्हाट मैंडेटरी हेल्थ कंडीशन मस्ट हुज्जाज अडेयर टू फॉर हज 2025। यानी कि हज 2025 के लिए जो है हुज्जाज के लिए कौन सी हेल्थ कंडीशन जो है वो ज़रूरी है? Number one, they must undergo a mandatory vaccination for COVID-19. They must meet health condition as per the Saudi Talimat outlined in the Hajj policy guideline. They must be free from any chronic illness. They must be healthy enough to complete the journey without मेडिकल असिस्टेंस। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है कि सऊदीया की तालीमात के मुताबिक जो है इनकी हेल्थ कंडीशन जो है मीट करनी चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी था। 46 पे आ जाते हैं। एज पर द गाइडलाइंस फॉर हज 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग मैरिम रिक्वायरमेंट फॉर वुमेन। यानी कि 2025 की गाइडलाइन के मुताबिक कौन सी इसमें से ऑप्शन करेक्ट है महरम का वुमेन के लिए? ऑल वुमेन मस्ट ट्रैवल विद अ महरम, यानी कि तमाम की तमाम औरतें जो हैं वो महरम के साथ ही ट्रैवल करेंगी। नो महरम इज रिक्वायर्ड फॉर अ वुमेन सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन, या वुमेन कैन ट्रैवल विदाउट अ मैरम ओनली, या वुमेन मस्ट ट्रैवल विद अ फीमेल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बी है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। 47 हमारे पास आ गया। व्हाट कंडीशन मस्ट वुमेन ट्रैवलिंग विदाउट अ मैरम मीट टू इंश्योर देयर डिग्निटी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। तो ये भी ऑलरेडी मैं बता चुका आपको कि इनके लिए क्या होगा कि इनको एक एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा कि इनकी डिग्निटी को कोई थ्रेट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। अब हम आ जाते हैं 48 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्क्वालीफाई एन एप्लीकेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग फॉर हाई 25। यानी कि 2025 के हाइस की प्रोसीडिंग्स कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो एप्लीकेंट को डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं? तो उसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास है। नॉट मीटिंग द हेल्थ कंडीशन, बीइंग अंडर द एज ऑफ 18, बीइंग प्लेस ऑन द ईसीएल। तो यानी कि अगर आपने गवर्नमेंट ने आपको ईसीएल के में प्लेस कर दिया है तो वो बंदा जो है हज 2025 के लिए एलिजिबल नहीं है। 49 पे चले जाते हैं। व्हाट हैपन्स इन द इवेंट ऑफ अ पिलग्रिम डिमाइस ड्यूरिंग देयर स्टे इन सऊदी अरेबिया। यानी क्या होगा कि अगर कोई हाजी जो है वो सऊदी अरब में ही जो है वो फोत हो जाता है तो क्या होगा? द बॉडी इज सेंट बैक टू पाकिस्तान, यानी कि उसकी जो है मैयत जो है वो पाकिस्तान वापस भेज दी जाएगी।
The pilgrim's family is informed and the body is buried in Saudi Arabia as per Saudi instruction. जो हाजी है उसकी फैमिली को बताया जाएगा और फिर क्या होगा सऊदी कानून के मुताबिक उसको वहाँ पे दफन कर दिया जाएगा। द बॉडी इज प्रिजर्व अंटिल द नेक्स्ट हज सेशन। द बॉडी इज क्रीमेटेड इन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन था वो हमारे पास था 48 था। 50 ऑप्शन पे चले जाते हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल हुजाज ड्यूरिंग देयर स्टे इन सऊदी अरेबिया, यानी कि हुजाज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना अर्सा वो सऊदी अरब में अपना क्याम करते हैं। टू comply with only Saudi immigration rules, to strict abide by the laws and regulation of the host country Saudi Arabia, to follow the instruction of Pakistan authorities only या to follow Islamic law only। इसमें क्या होता है कि आपने जब तक वहाँ पे हैं तो आपने सऊदी अरेबिया के जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन है उनके साथ आपने अवॉइड करना है, मतलब आपने उनको फॉलो करना है। ये हमारी इस वीडियो के लिए ओवरऑल 50 एमसीक्यूज हैं। इससे आगे मैं आगे भी डिस्कस करते जाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चली गई थी, तो ऐसे ना हो कि आप लोग बोर हो जाएं, तो फिर आगे वाली एमसीक्यू मैं नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर रहा हूँ।